हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में दो फार्मूला हमने पढ़ा था, एक Q/ε0 पढ़ा था और दूसरा सर्कुलर इंटीग्रेशन ऑफ E.dA पढ़ा था। आप लोग को याद होगा कि फ्लक्स का फार्मूला Q/ε0 या तो फिर दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू सर्कुलर इंटीग्रेशन ऑफ E.dA था। प्रीवियस क्लास में नियरली 9 न्यूमेरिकल हमने आपको बताया था, अच्छा खासा न्यूमेरिकल डिस्कशन था। उस डिस्कशन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी था। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का प्रॉब्लम था। आज की क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही डिस्कशन करेंगे, बट उसमें सर्कुलर इंटीग्रेशन E.dA का भी यूज देखेंगे और हो सकता है एक दो न्यूमेरिकल Q/ε0 पर भी बेस्ड होगा। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद 10 से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस प्रॉब्लम को आप अच्छे से पहले स्टडी कीजिए, प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम में लिखा है ए रॉड ऑफ लेंथ L हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज प्लेस्ड विथ इट्स वन एंड फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ इमेजिनरी क्यूब ऑफ साइड लेंथ L। एक इमेजिनरी क्यूब है, उसका साइड लेंथ L है और रॉड एक है, उसका ही साइड लेंथ L है। आप यहाँ पर इस तरीके से सोचें, ये क्यूब हमने इमेजिन कर लिया है, क्यूब का साइड लेंथ L है। हालांकि ये जो ऐसे हमने कंसीडर किया होगा, आपको स्क्वायर के जैसा लग रहा होगा, थोड़ा सा 3 डायमेंशनल सिचुएशन को आप ऐसे डिस्कस कर लें तो आपको फीलिंग आएगा कि मैंने क्यूब कंसीडर किया है। जैसा कि प्रॉब्लम में कहा है, ये एक रॉड है, उसका भी लेंथ L है, बट इसका एक एंड यहाँ पर फिक्स किया गया है और दूसरा एंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मान लो कि दूसरा एंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो एंड ऐसे भी रखा जा सकता है, वो एंड ऐसे भी रखा जा सकता है, जो इंक हमने चलाया नहीं है, ऐसे भी रखा जा सकता है और ऐसे भी रखा जा सकता है। ये ऐसे रखा जाएगा तो डायगोनल के लॉन्ग हो गया और ऐसे रखा जाएगा तो पैरेलल टू साइड हो जाएगा। ये पैरेलल टू साइड रखा गया है। ये इसका सेंटर पॉइंट को अगर वो ले लें तो ये पॉइंट A हो गया, सेंटर पॉइंट को वो हमने ले लिया तो ये पॉइंट A हो गया, सेंटर पॉइंट को O ले लो तो इधर का पॉइंट B हो गया। रॉड ऐसे रखा जाएगा तो ये पैरेलल टू साइड हो गया और ये एलॉन्ग डायगोनल हो गया। इसका मतलब क्या है, आप जब पैरेलल टू साइड देखेंगे तो ये टोटल लेंथ L है, तो अंदर में इनक्लोज्ड कितना होगा, L/2 होगा। और जब आप डायगोनल के लॉन्ग लेंगे तब ये इनक्लोज्ड लेंथ कितना हो जाएगा, तो पूरे डायगोनल का हाफ हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि रॉड का लेंथ जब ऐसे रखेंगे तो अंदर कम रहेगा इनक्लोज, और ऐसे रखेंगे तो अंदर में इनक्लोज ज़्यादा होगा। रॉड का जितना पार्ट अंदर में इनक्लोज होगा, चार्ज उतना ही ज़्यादा अंदर में इनक्लोज होगा। इसका मतलब ये है कि लार्जर लेंथ जब उसके अंदर इनक्लोज होगा तो चार्ज भी लार्जर इनक्लोज होगा और मिनिमम लेंथ इनक्लोज होगा तो लेंथ भी मिनिमम इनक्लोज होगा। आप इमेजिन करके देखिए, ऐसे सबसे कम लेंथ इनक्लोज होगा, इसके बाद लेंथ बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा। तो इस तरीके से फ्लक्स का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम।
तो फ्लक्स का वैल्यू हम लोग लिखते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब चार्ज मिनिमम होगा तो फ्लक्स का वैल्यू मिनिमम होगा। तो यहाँ पर मिनिमम फ्लक्स होने के लिए जैसा कि फर्स्ट पार्ट में कहा है, चार्ज मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम चार्ज होने के लिए लेंथ मिनिमम होना चाहिए, और लेंथ मिनिमम L/2 है। तो L/2 के साथ जो चार्ज लिंक्ड होगा, एसोसिएटेड होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को जब लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह चार्ज का वैल्यू देता है। ये बात आप लोग समझ रहे हैं ना? क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में हमने कितने बार आपको समझाया है? लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। मान लो dx लेंथ में अगर चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा dx चार्ज हो जाएगा। मतलब जितना लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे ये उतने लेंथ का चार्ज को बताएगा। तो यहाँ L/2 से मल्टीप्लाई किया तो L/2 लेंथ का चार्ज होता है, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आप देखें कि λ/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये λL/2 एप्सिलॉन। तो मिनिमम फ्लक्स का वैल्यू λL/2 एप्सिलॉन। देखिए तो समझ में आ गया सभी को। जिन लोगों को मिनिमम फ्लक्स समझ में आ गया उन लोगों को मैक्सिमम फ्लक्स भी अब समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैक्सिमम फ्लक्स के लिए मैक्सिमम चार्ज होना चाहिए। फॉर मैक्सिमम फ्लक्स मैक्सिमम चार्ज, और मैक्सिमम चार्ज के लिए लेंथ भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इनटू मैक्सिमम लेंथ, और मैक्सिमम लेंथ कितना इंक्लोज होगा? मैक्सिमम लेंथ इंक्लोज होगा हाफ ऑफ द डायगोनल। मैक्सिमम लेंथ जो इंक्लोज होगा हाफ ऑफ द डायगोनल, हाफ ऑफ डायगोनल। किसी क्यूब का डायगोनल, किसी रूम का डायगोनल का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, याद है? रूम का डायगोनल कैलकुलेट करते होंगे √L² प्लस B² प्लस H²। यहाँ तो तीनों साइड L B H इक्वल हो गया क्यूब के केस में, तो A² प्लस A² प्लस A² या L² प्लस L² √3L हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लैम्डा, और डायगोनल का हाफ है 2 इधर ले लिया, और डायगोनल का वैल्यू हो जाएगा L² प्लस L² प्लस L², मतलब √3 लैम्डा L/2। ये हो गया मैक्सिमम चार्ज। अब यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज स्क्वायर रूट कहीं छूटा है क्या? ये चलिए L² प्लस L² √3 लैम्डा L/2। तो ये मैक्सिमम चार्ज का वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद फ्लक्स के लिए क्या करेंगे? मैक्सिमम फ्लक्स का वैल्यू Qmax डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। मैक्सिमम फ्लक्स का वैल्यू Qmax बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये Qmax का वैल्यू √3 लैम्डा L/2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स। ये आंसर काफी अच्छा न्यूमेरिकल है। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम फ्लक्स का हमने कैलकुलेशन किया। नेक्स्ट एग्जांपल 11 में। नेक्स्ट एग्जांपल 11 नंबर देखते हैं। 10 नंबर अभी आपने सीखा है। एग्जांपल नंबर 11 और 12 दो प्रॉब्लम भी बोर्ड पर हमने लिखा है। आप पहले प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़िए, प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन हम करते हैं। 11 नंबर एग्जांपल में लिखा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन ऑफ अ स्पेस इज गिवन बाई E = E0I प्लस 2E0J। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, वेयर E0 = 100 न्यूटन पर कूलम, जहाँ पर E0 का वैल्यू 100 न्यूटन पर कूलम है। फाइंड फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू ए सर्कुलर सरफेस ऑफ रेडियस 0.2 मीटर पैरेलल टू द वायलेट प्लेन।
वाई जेड प्लेन के पैरेलल में ये सर्कुलर सरफेस रखा हुआ है जिसका रेडियस दिया हुआ है, फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। आप इमेजिन करें कि एक्स वाई जेड एक्सिस इस तरीके से हमने दिखलाया, एक्स वाई जेड एक्सिस को इस तरीके से दिखाया। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है, एरिया वेक्टर हमें लिखना है। एरिया वेक्टर के लिए वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन है, तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल अगर किसी सर्कुलर सरफेस को रखेंगे, मान लो इसको आपने रखा, तो ये वाई जेड प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर इसका किधर होगा, एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन होगा। तो वाई जेड से नॉर्मल किधर होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये एरिया वेक्टर इसका हो जाएगा पाई ए स्क्वायर वेक्टर आई। ये बात सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। इसके नॉर्मल एरिया वेक्टर पाई ए स्क्वायर इंटू आई, रेडियस का वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू कैलकुलेटेड हो जाएगा। और इसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट दिया हुआ है। आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है ई नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट दिया हुआ है 2E0। आप जानते हैं कि फ्लक्स जब भी होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल होने से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल के बजाय परपेंडिकुलर हो जाए तो वह फ्लक्स का वैल्यू 0 देता है। तो एक तो कैलकुलेशन करने का आपका तरीका ये हो गया कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई एक्स ए एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, एरिया वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट जब आप पढ़ते थे, क्योंकि फ्लक्स का ओरिजिनल फार्मूला आप क्या लिखेंगे, ई डॉट ए, तो डॉट प्रोडक्ट में इसका एक्स कंपोनेंट तो इसका कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट तो इसका वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका एक्स कंपोनेंट ये है और ये इसका क्या है, वाई कंपोनेंट है। तो आई को आई से मल्टीप्लाई करें, आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो ई डॉट ए जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा E0 पाई ए स्क्वायर। अब यहाँ से E0 पाई ए स्क्वायर हो गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू E0 का वैल्यू दिया हुआ है न्यूमेरिकल में 100 न्यूटन पर कूलम, पाई का वैल्यू आप पुटअप कर लें 22/7 या 3.14, जैसा आपको सुविधा लगे। चलिए 3.14 हमने ले लिया। ए का स्क्वायर तो एरिया 0.2 का स्क्वायर, एरिया में रेडियस जो यूज हुआ है 0.2, इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं 314 इंटू 0.04। दिस फ्लक्स इज इक्वल टू 12.56, ये फ्लक्स का वैल्यू हो गया। और अगर इसका यूनिट लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम था, एरिया का मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट में हमारा आंसर हो गया। एग्जाम्पल 11 के सॉल्यूशन के बाद एग्जाम्पल नंबर 12 देखें। काफ़ी अच्छा सवाल है, बहुत आसान है बट अच्छा सवाल, इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर थोड़ा सा इमेजिनेशन से काम लेना होगा। अगर फर्स्ट टाइम डिस्कशन इस टाइप का देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करें। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंड्रिकल रीजन शोन इन द फिगर। एक सिलेंडर है, ये खड़ा किया हुआ है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हॉरिजॉन्टली इस तरीके से है, और सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। पीछे के प्रॉब्लम में आपने देखा था सर्कुलर रीजन था तो एरिया पाई ए स्क्वायर आपने लिखा। यहाँ पर एरिया का सिलेक्शन ही इम्पॉर्टेंट है, एरिया को सेलेक्ट क्या करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में जब आप यूज करेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो एरिया आप सोचेंगे कर्व एरिया लेंगे, तो कर्व एरिया लेंगे तो इसका इमेजिनेशन आप इस तरीके से देखें कि अगर ये कर्व एरिया है
इस तरीके से देखें, अगर ये कर्व्ड एरिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया से हम परपेंडिकुलर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ एरिया से परपेंडिकुलर होगा और कुछ एरिया से परपेंडिकुलर होगा ही नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। फर्स्ट टाइम आप लोग सुन रहे हैं प्रोजेक्टेड एरिया। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं प्रोजेक्टेड एरिया, ऐसे प्रीवियस क्लास में 11th में हमने कहीं डिस्कस किया था कि प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है, लेकिन फिर से हम डिस्कस कर दे रहे हैं। ये सिलेंडर को जब आप अपने साइड से देख रहे हैं तो आप देखें कि जस्ट इस सिलेंडर को अगर चाकू से ऐसे काटना हम शुरू करें तो इसका शेप कैसा निकलेगा। पहला शेप को छोड़ दीजिए तो दूसरा कट जो निकलेगा वह एक रेक्टेंगल निकलेगा। क्या निकलेगा? रेक्टेंगल निकलेगा। बार बार से इस कट को आगे बढ़ाते जाइए जब तक कि उस सेंटर तक नहीं आता। सेंटर से जो कट निकलेगा वो सबसे बड़ा रेक्टेंगल है। ये आप लोग समझ रहे हैं? सेंटर से जो कट निकलेगा वो सबसे बड़ा रेक्टेंगल होगा, जिसका ये डायमेंशन 2 × r के बराबर होगा। सिलेंडर का रेडियस अगर r है, ये पीछे वाले स्टूडेंट को दिख रहा है, सिलेंडर का रेडियस अगर ये r है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 2r हो जाएगा, और ये लेंथ कितना होगा l हो जाएगा। मतलब अगर डेली लाइफ से आप इमेजिनेशन करना चाहते हैं तो आप समझ लें, इमेजिन कीजिए कि एक लौकी है आपके हाथ में। लौकी समझते हैं, लौकी कद्दू सब्जी में जो लोग इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लौकी अगर आपके हाथ में इस तरीके से और चाकू है, अगर उसको इस तरीके से आप काटना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा साइज यहाँ से कटेगा बीच से, और ये जो बड़ा साइज कटेगा ये सबसे लार्जेस्ट रेक्टेंगल होगा, और उससे पहले जो कटेगा उससे छोटा रेक्टेंगल होगा, सब रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। वैसे स्टूडेंट जिन्हें ये लगता है कि मैं क्लासरूम में बोल रहा हूँ, इमेजिनेशन नहीं बन रहा है, तो घर पर जाकर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन्हीं बातों को हम बोर्ड पर कैसे दिखलाएंगे? इन्हीं बातों को बोर्ड पर अगर हमें दिखलाना होगा तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये सिलेंड्रिकल रीजन हो गया, और इसमें जो लार्जेस्ट कट हम लोग ले रहे हैं तो लार्जेस्ट कट का डायमेंशन जो होगा इस तरीके से होगा 2 × रेडियस। इस लाइन को आप ऐसे यहाँ पर इमेजिन कर लें, फिर यहाँ से एक लाइन यहाँ से ऐसे ले चलें, ये इस तरीके से। अब देखिए ये जो लार्जेस्ट साइज का कट है इसका एरिया कितना होगा? लेंथ तो वही होगा जो सिलेंडर का है, बट ये डायमेंशन इसका जो होगा विड्थ वाला डायमेंशन, रेक्टेंगल का विड्थ डायमेंशन जो होगा वह 2 × r के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 2 × r के इक्वल होगा। तो ये 2 × r के इक्वल होगा, और ये l है, तो 2 × r × l ये इसका एरिया हो जाएगा, और इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर होगा। अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके एरिया वेक्टर से क्या होगा 90 डिग्री पर। एक देखिए ध्यान दीजिए, एक बार हम बोलते हैं एरिया वेक्टर और एक बार बोलते हैं एरिया, ये दोनों बातें अलग है। एरिया से 90 डिग्री पर होगा, ये जो प्लेन एरिया है रेक्टेंगल आपका बन रहा है, ये जो कट पोर्शन आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, ये कट पोर्शन ऐसे आ रहा है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे स्ट्राइक कर रहा है। ये एरिया हम ले रहे हैं, ये लेंथ 2r हो गया और ये लेंथ l हो गया, विड्थ वाला सेक्शन 2r हो गया और ये l हो गया। तो इसको जो हमने दिखलाया है साइडेड करके वो जस्ट ऐसे है। अब यहाँ से ये एरिया आप कैलकुलेट करें, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, आंसर हो चुका है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू E × A। तो एरिया वेक्टर की अगर बात करेंगे तो एरिया वेक्टर इससे परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो प्लेन एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर है। बार बार बोल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज कर रहे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन जब एरिया वेक्टर से देखते हैं तो एरिया वेक्टर
प्लेन से नॉर्मल होता है। और प्लेन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन से 90 डिग्री पर है, लेकिन इसके एरिया वेक्टर से 90 डिग्री पर नहीं है। तो ई ए कॉस 0 डिग्री, फ्लक्स इज इक्वल टू ई, एरिया हम लोग लेंगे रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब हमने कंसीडर किया तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू 2r। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2EL इंटू r। ये हमारा आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 12 के बाद 13 नंबर देखें। प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़िए, बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसके बाद हम इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस एग्जाम्पल में एक सिलेंडर था और इस एग्जाम्पल में हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर का फ्लैट सरफेस इस तरीके से रखा हुआ है। इसको एक्स एक्सिस ले लें, ये वाई एक्सिस ले लें। लिखा है द फ्लैट सरफेस ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस ए विथ नो चार्ज इनसाइड इट लाइज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई किया हुआ है, ऐसे स्फीयर रखा हुआ है। A uniform electric field E is applied at an angle π/4 with the vertical direction। वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट हम लेंगे। एक ये कंपोनेंट हो जाएगा E cos 45 डिग्री, और एक दूसरा कंपोनेंट ये लेंगे, इसके लॉन्ग हो जाएगा E sin 45 डिग्री। लेकिन आप देखिए ये हेमिस्फीयर जब आप कंसीडर करेंगे तो हेमिस्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, ये आप सोचिए। अगर मान लो कि ये हेमिस्फीयर आपने सोचा है और इसका प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे तो सबसे लार्जेस्ट एरिया यहाँ से। इसको भी अगर बहुत छोटे छोटे कट काटेंगे तो ये सर्कल हो गया, फिर ये सर्कल हो गया। सर्कल का एरिया डिस्क कट करेंगे तो डिस्क का शेप बनेगा, ये भी डिस्क निकलेगा। सबसे लार्जेस्ट साइज का जो डिस्क निकलेगा वो यहाँ से। तब देखिए सबसे लार्जेस्ट साइज का जो डिस्क है, अगर सबसे लार्जेस्ट साइज का डिस्क हमने ले लिया तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर आप क्या लिखेंगे, पाई, रेडियस का वैल्यू देख लीजिए, प्रॉब्लम में क्या लिखा है, ए लिखा है, πa² वेक्टर 0। और इधर की ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, E cos 45 डिग्री। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होता है तो ही फ्लक्स का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एरिया वेक्टर ऐसे है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उससे 90 डिग्री पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जब 90 डिग्री पर होता है तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर फ्लक्स यहाँ इसके वजह से प्रोड्यूस होगा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू E cos 45 डिग्री इंटू πa²। यहाँ से क्या हो जाएगा, E πa² √2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 14। प्रॉब्लम को अच्छे से समझना ही इम्पॉर्टेंट है, सॉल्यूशन काफ़ी आसान है, मुश्किल से एक लाइन लिखा है। अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर्स इन द प्लेन ऑफ द पेपर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन है, यूनिट वोल्ट पर मीटर, ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ द पेपर। ध्यान से आप समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लेन ऑफ द पेपर में ही है। मतलब इमेजिन कीजिए कि अगर ये इस तरह का सरफेस ले रहे हैं
ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पर ऐसे जा रहा है। ये रेक्टेंगल हम आपके सामने दिखला रहे हैं, बट ये स्क्वायर लेना है, मतलब ये और ये इक्वल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर टेंजेंशियल होता है तो फ्लक्स जीरो होता है। तो ये लैंग्वेज जो लिखा है, डायग्राम जो बनाया है, लोअर हाफ को या अपर हाफ, उससे कोई मतलब नहीं है, बट ये लिखा है जैसा कि आगे पढ़िए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज लिमिटेड ओनली टू द लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के लोअर हाफ में ही लिमिटेड है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन SI यूनिट एसोसिएटेड विद द सरफेस इज। इसमें 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप चाहें कि 4 ऑप्शन को अलग अलग देख सकते हैं, बट हमने ऑप्शन नहीं लिखा है। रीजन क्या है कि इसका आंसर 0 आ रहा है, और बेसिक डेफिनेशन जो क्लास में आपने पढ़ा है फ्लक्स का, उसी से ये बातें क्लियर होगा। तो 4 ऑप्शन जो दिया हुआ उसमें एक 0 ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है, बट क्यों सेलेक्ट करना है ये देखिए। एक ऑप्शन क्या दिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आधे एरिया में है तो आधे एरिया से मल्टीप्लाई करो, बट यहाँ एरिया से मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर अगर लेंगे तो कैसे लेंगे, पहले ही सोचिए। ये अगर एक्स एक्सिस हो गया तो इसका एरिया वेक्टर इससे नॉर्मल लेंगे, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया वेक्टर आई, तो एरिया वेक्टर जो भी इसका एरिया बन रहा होगा वह अगर मान लो कि हाफ एरिया लेते हो तो L इंटू एल बाई 2 हो जाएगा। ये हाफ एरिया L इंटू एल बाई 2 हो गया, और डायरेक्शन किधर होगा, तो इससे परपेंडिकुलर। इससे परपेंडिकुलर आपका मर्जी Z ले लें, आपका मर्जी Y ले लें, चलो मैंने Z ले लिया, ये वेक्टर K हो गया। तो एरिया वेक्टर जो है Z डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है X डायरेक्शन में। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो कैलकुलेशन अगर करना चाहते हैं तब तो ये हो गया कि E डॉट A इक्वल टू 0, चूँकि I डॉट के 0। और कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो सिंगल लाइन स्टेटमेंट है कि जब लाइन्स ऑफ फोर्स सरफेस से पैरेलल होता है, टेंजेंशियल होता है, तो फ्लक्स 0 होता है। तो हमारा आंसर उससे भी 0 है। एग्जाम्पल नंबर 14 तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15 हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 में देखिए, लैंग्वेज को आप अच्छे से पढ़िए, बोर्ड पर लिखा हुआ है। ए चार्ज Q is uniformly distributed on a ring of radius A। A रेडियस का एक रिंग है, ये हमने रिंग बनाया है, इसका रेडियस हम A कंसीडर कर रहे हैं। ये A रेडियस वाला रिंग है और इस पर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये प्लस 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 हर जगह इस तरीके से कंसीडर है। ये पूरे पेरीफेरी पर इसका इस तरीके से। आगे क्या लिखा है, स्फेयर ऑफ इक्वल रेडियस A। एक स्फेयर है, उसका भी रेडियस इतना ही है। ये डॉटेड जो है हमने एक स्फेयर बनाया है। रेडियस A इज कंस्ट्रक्टेड विथ इट्स सेंटर एट द पेरीफेरी ऑफ द रिंग। इस स्फेयर का सेंटर जो है रिंग के, ये रिंग का सेंटर आप देख रहे हैं, तो ये स्फेयर का पेरीफेरी इसके सेंटर से पास करता है। लैंग्वेज में फिर से पढ़िए, स्फेयर ऑफ इक्वल रेडियस A इज कंस्ट्रक्टेड विथ इट्स सेंटर एट द पेरीफेरी ऑफ द रिंग। इसका सेंटर जो है रिंग के पेरीफेरी पर है। रिंग का ये पेरीफेरी है, स्फेयर का सेंटर यहाँ पर है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि स्फेयर का ये जो सरफेस है ये इसके सेंटर से पास कर रहा है। इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ अ स्फेयर। ये स्फेयर का जो सरफेस है इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होता है, ये जितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा,
क्योंकि कहीं से फ्लक्स जो पास होता है इस बात पर डिपेंड करता है, अभी हमने पीछे आपको समझाया था कि बाउंड्री के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज हो रहा है। तो इतना ही सा पार्ट बाउंड्री के अंदर इंक्लोज हो रहा है, ये पार्ट तो बाउंड्री से बाहर है, तो फ्लक्स कंट्रीब्यूशन जो होगा वो सिर्फ इतना सा पार्ट की वजह से, ये इतना सा पार्ट जो है इंक्लोज चार्ज होगा। अब इतने पार्ट, ये पार्ट अगर इंक्लोज चार्ज होगा तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेट करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि रिंग का ये कितना सा पोर्शन है। कितना सा पोर्शन है मतलब 1/3 है, 2/3 है, 3/3 है। जिस रेशियो में ये इंक्लोज है उसी रेशियो में चार्ज भी इंक्लोज हो। ऐसा करने के लिए थोड़ा सा आप ये कंसीडर कीजिए कि ये यहाँ से अगर आपको इस पॉइंट को आप मिलाते हैं तो ये रेडियस रिंग का हो जाएगा। ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये हो गया रिंग का रेडियस। फिर यहाँ से इसको मिला दें तो ये भी क्या हो जाएगा? रिंग का रेडियस। तो ये भी रेडियस ए हो गया AC1, और ये क्या हो गया BC1, ये भी रेडियस ए के बराबर। यहाँ से इस लाइन को आप मिलाएंगे तो ये भी इसका रेडियस है, तो ये भी किसके बराबर हो गया? ए के बराबर। अब यहाँ से देखें कि ये भी ए और ये भी ए, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। अब यहाँ से हमको ये समझना है कि सेंटर पर बनने वाला एंगल कितने का होगा। सेंटर पर बनने वाला एंगल कितने का होगा? यहाँ से ये स्फीयर का रेडियस है और स्फीयर का भी रेडियस ए दिया हुआ है, तो यहाँ से हमने ये डिस्क्राइब किया और ये भी स्फीयर का रेडियस होगा। आप देखिए ये ऐसे स्फीयर जा रहा है, इसका ये रेडियस है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया तो 60 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री टोटल 120 डिग्री हो गया। तो यहाँ से आप देखिए ये AC2B आर्क AC2B forms the angle 120 degree on the सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है? 120 डिग्री। इसका मतलब 1/3 ऑफ द रिंग इंक्लोज इनसाइड द स्फीयर है, दैट इज 1/3 ऑफ द रिंग इज enclosed inside the sphere. अब यहाँ से ये देखना है कि 1/3 अगर रिंग का इंक्लोज है तो चार्ज उसी रेशियो में इंक्लोज होगा, दैट इज enclosed charge, that is enclosed charge is equal to Q/3। 120 डिग्री टोटल एंगल 360 डिग्री का 1/3 है, तो ये चार्ज Q/3 हो गया, इसलिए फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? Q enclosed डिवाइडेड बाई ε0 Q/3 बाई ε0 Q/3 ε0 आंसर। अब देखें इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इलेक्ट्रोस्टैट का सॉल्यूशन बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर ज्योमेट्री कंसीडर करना इम्पॉर्टेंट है। ज्योमेट्री से ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि रिंग का 1/3 स्फीयर के अंदर इंक्लूड होगा। अगर ये बातें समझ में आ गया तो प्रॉब्लम बिल्कुल आसान है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल नंबर 16 का लैंग्वेज पढ़िए और क्या दिया हुआ है। इस तरह का प्रॉब्लम पहले भी आप किए थे, बट वहाँ पर
इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट था, बट अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट नहीं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाई E इक्वल टू E नॉट बाई A x I। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूबिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाई द सरफेस। क्यूबिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाई द सरफेस, इसको आप अच्छे से समझिए, थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखा गया है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। क्यूबिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाई द सरफेस, सरफेस में x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0, ये x एक्सिस है, x इक्वल टू 0 आप यहाँ पर ले रहे हैं, मतलब ये सरफेस है, ये सरफेस हो गया। y इक्वल टू 0, y एक्सिस ये है तो y 0 यहाँ पर हो गया, तो ये सरफेस हो गया। तो x इक्वल टू 0 एक सरफेस, y इक्वल टू 0 दूसरा सरफेस, फिर z इक्वल टू 0 तीसरा सरफेस, तो 3 सरफेस हो गया। x इक्वल टू a, तो x का वैल्यू a कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो ये सरफेस हो गया। तो x इक्वल टू a ये सरफेस बता रहा है, ये सरफेस जो है x इक्वल टू a को बता रहा है, और ये सरफेस x इक्वल टू 0 को बता रहा है। तो जैसे 6 टाइम्स ये लिखा गया है, ये टोटल 6 सरफेसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप जानते हैं कि क्यूब में टोटल सरफेसेज कितना होता है, 6 होता है। उसी 6 सरफेस को रिप्रेजेंट किया, तो इन दोनों सरफेस को हमने ऐसे लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस यहाँ भी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस यहाँ भी है। लेकिन एरिया वेक्टर क्या होगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, और यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स है और इस सरफेस से कितना फ्लक्स है। अभी दो का कैलकुलेशन करेंगे, इन सबों का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर एरिया वेक्टर अगर डिस्क्राइब करेंगे तो ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर हो जाएगा। और 90 डिग्री पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 होता है, E डॉट A इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो जितना एरिया इससे परपेंडिकुलर आ रहा है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे, जो इसके डायरेक्शन में है या तो जो एंटी पैरेलल है। तो अब देखिए इस सरफेस पर जो फ्लक्स का वैल्यू है, अगर φ1 कर लें, और इस सरफेस से जो फ्लक्स पास कर रहा है इसको φ2 कर लें, तो φ1 और φ2 का वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो φ1 और φ2 का वैल्यू के लिए φ1 इक्वल टू माइनस EA। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो माइनस E नॉट A x एरिया। लेकिन 1 नंबर सरफेस पर फॉर सरफेस फर्स्ट x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0। तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो φ1 इक्वल टू माइनस E नॉट बाई A इंटू 0 इंटू A इक्वल टू 0। अब इसके बाद φ2 की बात करें, तो φ2 का बात कितना, φ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, φ2 का वैल्यू अगर हम लोग सोचें तो φ2 इसके लिए लिख रहे हैं, तो φ2 इक्वल टू E इंटू एरिया। E का वैल्यू E नॉट बाई A x एरिया, एरिया सरफेस का कितना होगा, A इंटू A। लेकिन जब सेकेंड सरफेस पर आप सोचेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, A, और सरफेस सेकेंड x इज इक्वल टू A। तो x इज इक्वल टू A हो जाएगा, तो φ2 इज इक्वल टू E नॉट बाई A इंटू A इंटू A स्क्वायर, मतलब E नॉट A स्क्वायर। तो φ1 0, φ2 इतना, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 इक्वल टू E नॉट A स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। एग्जाम्पल 70, कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन द फिगर। ये फिगर बनाया हुआ है, इसके सिचुएशन को आप कंसीडर कीजिए।
A rod of length L having charge Q uniformly distributed moves towards right with a constant speed V. ये रॉड कांस्टेंट स्पीड V से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इस रॉड पर चार्ज कितना है Q और लेंथ ऑफ द रॉड है L। आगे क्या लिखा? At t equal to 0 it enters in an imaginary cube of edge L/2। एक इमेजिनरी क्यूब है जिसका लेंथ L/2 है। इसमें ये इंटर करने ही वाला है क्या नहीं है। प्लॉट वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हमें फ्लक्स टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो फ्लक्स टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें रिलेशन क्या चाहिए? फ्लक्स और टाइम का रिलेशन चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है। सिचुएशन फर्स्ट देखिए कि जब ये इंटर करना शुरू किया होगा तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा इसका वैल्यू इसके अंदर बढ़ेगा। उसी को देखिए तो इस डायग्राम में हमने दिखलाया है। टी टाइम पर रॉड का v इंटू टी पार्ट अंदर है और बाकी पार्ट बाहर है। तो ये जो v इंटू टी पार्ट में चार्ज होगा ये चार्ज हमारा Q इनक्लोज हो जाएगा जिसकी वजह से फ्लक्स क्रिएट होगा। तो फर्स्ट स्टेज में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि जिस समय कुछ पार्ट इसका अंदर है मतलब ये बहुत ज़्यादा पार्ट अंदर जाएगा तो बाद का सिचुएशन क्या होगा कि इसका लेंथ L है और इसका लेंथ L/2 है। तो ये कुछ पार्ट अंदर में रहेगा और कुछ पार्ट बाहर में रहेगा। उससे पहले का सिचुएशन है जिस समय कुछ ही पार्ट अंदर गया है मतलब ये रॉड पूरा यहाँ तक पहुँचा नहीं। तो इस कंसीडरेशन में इनक्लोज्ड चार्ज कैसे निकालेंगे? तो Q इनक्लोज्ड इक्वल टू लैम्डा इंटू V इंटू टी। V इंटू टी पार्ट क्या है? लेंथ इनसाइड और लैम्डा क्या हो गया? लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो जितने लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे उतना चार्ज ही मिलेगा। अब यहाँ से देखिए Q/L और लैम्डा का वैल्यू और इंटू V इंटू टी। तो Q इनक्लोज का वैल्यू ये हो गया। तो फ्लक्स का वैल्यू क्या लिखते हैं? Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन। तो यहाँ से फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? QV/L एप्सिलॉन नॉट टी मतलब फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा तो इसका ग्राफ हम लोग क्या बनाएंगे? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप सोचते हैं। अब सेकेंड स्टेज में हम लोग ये सोचें कि ये जो रॉड इसके अंदर मूव कर रहा था तो मूव करते करते एक सिचुएशन आएगा कि जब यहाँ तक पहुँच जाए। यहाँ पर देखो हमने लिखा है और जब ये रॉड का L/2 पार्ट यहाँ अंदर आ गया है तो फिर यहाँ से बाहर निकलना शुरू होगा। तो यहाँ जब ये L/2 अंदर आया तब तक तो हम वही बता रहे हैं कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। लेकिन जैसे ही यहाँ से बाहर आना चाहेगा तो अब देखो बाहर जितना भी पोर्शन है अंदर तक L/2 ही रहेगा। ये कब तक होता रहेगा? जब तक कि ये रॉड का L/2 अंदर और L/2 बाहर ना होता। आप अच्छे से समझिए ये पोजीशन से पहले ये पोजीशन जो है धीरे धीरे चेंज करेगा। ये आगे बढ़ रहा होगा ये पीछे से चल रहा होगा, ये आगे बढ़ रहा होगा पीछे से चल रहा होगा। जब यहाँ पर आ गया तब फिर फाइनल जाकर ये वैल्यू भी अंदर में चेंज करना शुरू कर देगा। इसके बाद क्या होगा कि जब ये आगे बढ़ेगा तो रॉड का L/2 पार्ट अंदर नहीं रहेगा, कम पार्ट अंदर रहेगा। लेकिन अभी तक जो हमने सोचा है ये फिगर फर्स्ट जो हमने बनाया था, इसके बाद ये फिगर सेकेंड जो हमने बनाया है, फिगर सेकेंड में L/2 लेंथ कांस्टेंट है। तो L/2 लेंथ कांस्टेंट है तो इनक्लोज्ड चार्ज क्या है? कांस्टेंट है। तो इन फिगर 2 तो फिगर 2 का ये A पार्ट हो गया और फिगर 2 का ये B पार्ट है। तो इन फिगर 2 A एंड B इनक्लोज्ड चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू L/2। चूंकि रॉड का लेंथ ना तो इससे ज़्यादा बंद होगा ना तो इससे कम होगा। L/2 कब तक रहेगा? जब तक इस पोजीशन में
नहीं आ जाता। तो यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू L/2 चार्ज बाई 2, मतलब हाफ चार्ज अंदर में बंद रहेगा। तो ये हाफ चार्ज अंदर में बंद रहेगा तो इनक्लोज्ड चार्ज जब तक Q/2 रहेगा तब तक तो फ्लक्स चेंज करेगा नहीं। तो ये क्या होगा Q/2 तो ये फ्लक्स का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा और इसका ग्राफ इस तरीके से, फ्लक्स टाइम ग्राफ ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो पहले ऐसे था, अब ऐसे होगा। ये पार्ट जो हमने दिखाया था O A कर लो, तो O A के बाद A B हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग तीसरा स्टेज से चलेंगे। स्टेज थर्ड क्या होगा? स्टेज थर्ड क्या होगा कि फिगर सेकेंड में जो हमने लास्ट पार्ट समझाया है कि L/2 यहाँ आ गया, L/2 यहाँ, तो जब अब आगे निकलेगा तब ये रॉड का लेंथ इसके अंदर कम होना शुरू होगा। तो अब देखो तो ये जो वैल्यू होगा L/2 माइनस VT डिस्टेंस जितना ये आगे निकला होगा उतना तो इनसाइड में डिक्रीज हो चुका होगा। और ये लेंथ जब डिक्रीज होगा तो निश्चित रूप से इसमें चार्ज का वैल्यू डिक्रीज होगा। ये कब तक डिक्रीज होता रहेगा? जब तक कि इस पोजीशन में नहीं आता। इस पोजीशन में आएगा तो इनक्लोज्ड चार्ज क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि सेकेंड स्टेज में जहाँ चार्ज इनसाइड में कांस्टेंट रह रहा था, इनक्लोज्ड चार्ज कांस्टेंट रह रहा था, वहीं पर अब इनक्लोज्ड चार्ज डिक्रीज कर रहा है। तो जब इनक्लोज्ड चार्ज ही डिक्रीज करेगा, Q इनक्लोज्ड डिक्रीजेज, तो फ्लक्स का वैल्यू भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और फ्लक्स का वैल्यू जब डिक्रीज करेगा तो इसके लिए ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे? तो डिक्रीजिंग का ग्राफ O से A था इंक्रीजिंग, चार्ज इंक्रीज कर रहा था क्योंकि अंदर में रॉड का लेंथ इंक्रीज कर रहा था। A से B में क्या हमने बताया? लेंथ कांस्टेंट हो गया था तो चार्ज भी कांस्टेंट हो गया था। और B से C में चार्ज डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगा, इसलिए फ्लक्स भी डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगा। इसलिए फ्लक्स टाइम ग्राफ हमारा कंप्लीट।